अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूं आपकी होस्ट मिज़दा वकास। आज का शो तमाम खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विमेन हेल्थ इशू, पीसीओएस का प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन करना या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं। एक औरत होने के नाते इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सुनने के लिए, जानने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने अपने शो में बुलाया है डॉक्टर सुंबुल सुहेल को। एमबीबीएस एफसीपीएस गायनोकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में होती हैं। आइए उनको बुलाते हैं अपने शो में और उनसे पूछते हैं कि हम इन तमाम मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सो वेलकम डॉक्टर सुंबुल सुहेल इन आवर शो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स अ प्लेजर कि मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर गिविंग मी सच अ गुड इंट्रोडक्शन। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, हैव अ सीट। बहुत सेंसिटिव टॉपिक आज हमने चूज किया आपसे डिस्कस करने के लिए। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो खवातीन शर्म के बायस नहीं डिस्कस कर पाती। तो सबसे पहली बात, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती? सबसे पहले तो हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वेरी यंग गर्ल्स जिनको अभी से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, देन देयर दोज वुमेन जो कि फर्टाइल एज ग्रुप के अंदर है। फर्टाइल एज ग्रुप में जब तक वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। देन देयर इज अ क्लास ऑफ वुमेन जो कि 40 प्लस, उन तीनों में डिवाइड करते हैं एंड दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। एक यंग बच्ची है जिसने अभी अभी नई पीरियड स्टार्ट किए हैं। पेरेंट्स आर वेरी मच कंसर्न, स्पेशली द मदर्स, कि मेरी बच्ची को एक दफा पीरियड स्टार्ट हुए एंड देन उसको पीरियड्स बंद हो गए, डॉक्टर साहब तो क्या मसला? फॉर अ ईयर, फॉर 2 यस, इयर्स, ठीक है, यस। विच वी टेल देम इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो कि एक हमारा हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी जो कि हमारे ब्रेन में है, एंड दैट गवर्न्स अलोंग विद द ओवरीज जिसमें अंडे बनते हैं हमारे। तो वो अभी प्रीमेच्योर होता है, ठीक है। सो अगर बच्चियों को अर्ली फेज में पीरियड्स रेगुलरली ना आए, सो देयर इज नथिंग टू वरी। एंड व्हाट्स द अर्ली एज ब्रैकेट ऑफ दिस? अर्ली एज ब्रैकेट जो हम यूजली देखो, हम 15 years to 16 years देखते हैं। ओके। एंड देन वी सी द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अंडर आर्म्स हेयर एंड द प्यूबिक हेयर, और हम इसको एग्जामिनेशन करते हैं। इफ वी फाइंड दैट यस नन ऑफ दीज थिंग्स आर डेवलप्ड, फिर हम पेशेंट को जो है बच्चियों को बुला के कहते हैं यस दे नीड टू बी एवेल्युएटेड। बिफोर दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। व्हाट अबाउट मिडिल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मिडिल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में देखो, अगेन दे आर फेजेस। दे आर वुमेन जिनकी नॉर्मल फर्टिलिटी है, दे हैव 3-4 चिल्ड्रन, they have less likely to have any problems with their menstrual cycles. But then there are those जिनको कोई सब fertility है, जिसकी वजह से कोई फाइब्रॉइड यूट्रस है, दैट इज ट्यूमर्स जो कि यूट्रस के अंदर होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। देयर इज अनदर थिंग जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, इन तीनों की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं, प्रेजेंटेशंस डिफरेंट हैं, पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट हैं। फिर आजकल नाम सुन रहे होगे बहुत ज़्यादा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी जी जी। उसके अंदर पेशेंट्स के अंदर जो आती है उनको बेचारियों को सब फर्टिलिटी होती है, they've gained weight, hirsutism, acne, और उनकी साइकिल्स इस तरह से होती हैं कि वो 2-2 महीने अपनी साइकिल स्किप कर जाती हैं। ओके। So these are the different types of menstrual cycle patterns जो कि हमारी fertile age group के अंदर। व्हाट अबाउट फाइब्रॉइड्स? आई हैव हर्ड कि खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं कभी। नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल कि बिल्कुल फाइब्रॉइड We have to डिसॉल्व operate नहीं them? होते हैं, दे नीड टू बी ऑपरेटेड। अदरवाइज पेशेंट को यस वेरी पेनफुल, अगर तो यूट्रस के अंदर होते हैं तो वो बहुत पेनफुल और हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड लॉस होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, वो एनीमिक हो जाती हैं एंड डे टू डे लाइफ अपनी कर नहीं सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड्स उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ हैं। अगर तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जहाँ से हम हर महीने ब्लीड करते हैं उस लाइनिंग पे अगर होंगे तो वो सब फर्टिलिटी भी कॉज करते हैं। ओके। सो दे आर डिफरेंट। एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट आएगी, शी मे बी सब फर्टाइल, वो कहेगी कि मुझे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं एंड द पीरियड्स आर सो वेरी पेनफुल कि अगेन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। इफ़ शी इज़ अ यंग गर्ल, वो अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस नहीं जा पाती है। इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन, वो अपने काम पे नहीं जा पाती है। एंड दे इवन हैव सिवियर पेन while they are passing stool and while they are passing urine. So उनकी डिफरेंट एक एंटिटी होती है व्हेन दे आर हैविंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। पॉलीसिस्टिक के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगेन वो 2-2 महीने तक ब्लीड नहीं करती हैं, और जब ब्लीड करती हैं तो समटाइम्स द ब्लीडिंग इज वेरी वेरी हैवी। सो और वो इतनी हैवी होती है कि अगेन सिवियर ब्लड लॉस, उनको क्लॉटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी
एनीमिक So भी it हो means जाती हैं. whenever you are skipping your menstrual cycle, so it's better that you have to consult a doctor. Yes, it is very very important क्योंकि earlier the better. जितनी चीज early आपकी problem pick up हो जाए, earlier the better. What about menopause, like after 40s? Let's discuss about the last stage. Menopause जो है वो औरतों का everybody has to go through menopause. This is a But natural people are not process. aware about it. Yes, people are not aware. देखो होता ये है कि 40-45 years के बाद अब पीरियड को कहते हैं पेरीमेनोपॉज. और ये पेरीमेनोपॉज का पीरियड वो होता है जब आपके फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ हार्मोन्स हैं, यानी ईस्ट्रोजन जो हमें जवान रखते हैं वो कम हो रहे हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ रहा होता और है. ये 40 के बाद स्टार्ट. 40-45 के बाद होता है. यूजली पाकिस्तान की जो मेनोपॉज की एज है वो तकरीबन 49 इयर्स है. ओके. वेस्टर्न के अंदर जो है इट इज मच बेटर, अराउंड अबाउट 52 to 53 इयर्स है. प्रॉबेबली यहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं, औरतों की न्यूट्रिशन इतनी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से हमारी साउथ ईस्ट एशियन औरतों की जो मेनोपॉजल एज है वो थोड़ी सी कम है एज Symptoms क्या कम्पेयर टू होते हैं द जिससे वेस्ट. हम लोग अवेयर नहीं है कि हमें. देखो पेशेंट्स को हमें खुद अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, एंड आई थिंक थ्रू योर शोज एंड एवरीथिंग कि जब पेरीमेनोपॉज होता है तो बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ द हार्मोन्स औरतों को कभी साइक्लिकल इरेगुलरिटीज होती हैं. अब ईस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होता है हमें दो हार्मोन्स की जरूरत होती है एक नॉर्मल साइकिल पैटर्न के लिए. ईस्ट्रोजन फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में, प्रोजेस्टेरॉन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को दोनों को साथ साथ चलना चाहिए. अब एक हार्मोन अगर कम हो गया है तो उसकी जो औरत की अंडे बनाने की साख्त है वो कम हो गई है. जाते हैं. जब कम हो गई है तो उसको साइक्लिकल इरेगुलरिटीज होंगी या उसकी प्रोलॉन्ग साइकिल्स हो जाएंगे, यानी गैप ज्यादा हो जाएगा उसकी साइकिल्स में. मगर यही वही औरत भी हो सकती है जिसके अंदर हेवी पीरियड्स भी होते हैं. तो अगर पेरीमेनोपॉज के अंदर हेवी पीरियड्स हो रहे हैं देन शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि वो कभी कभार अलामत हो सकता है कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल. अच्छा, कुछ मिथ्स हैं हमारे यहाँ. लेट्स टॉक अबाउट मिथ्स आल्सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में या उस प्रॉब्लम में हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं या हमारी फैमिली से चली आ रही हैं कि अगर आपको पीरियड्स हुए हैं तो आप नहा नहीं सकते फर्स्ट डे, आपकी बीनाई चली जाएगी, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी. तो इज इट ट्रू? आई थिंक ये एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें देखो हाइजीन रखना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग एक नाइडस होता है इन्फेक्शन का. अगर आप उसमें नहाएंगे नहीं तो आप सोचे कि कितना आपको इन्फेक्शन हो सकता है. तो कीप ऑन चेंजिंग योर सैनिटरी नैपकिन्स, अपने आप को साफ सुथरा रखें, एंड देन ऑफ कोर्स हैव अ डेली बाथ इफ पॉसिबल. अगर आप ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे पसीना बहुत आ रहा है देन यू नीड टू टेक अ बाथ एटलीस्ट ट्वाइस. और ये जो घरेलू टोटके होते हैं, जब आपको क्रैम्प्स हो रहे होते हैं तो कभी होता है दूध में हल्दी डाल के आपको दे दी जाती है, गर्म पानी पिला देते हैं, हॉट वाटर बॉटल हम रख लेते हैं अगर शूट्स पे होते हैं. तो इज इट ट्रू कि इससे थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है? देखो दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, जो आई वुड नॉट से कि बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता, यू बट कैन गिव न्यूट्रल आंसर. कि दे कैन डू दीज थिंग्स एट होम, क्योंकि इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं है. बट अगर उनको लगे कि इंस्पाइट इन सब टोटके करने के बावजूद उनको आराम नहीं आ रहा, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड विजिट देयर डॉक्टर. ओके. एंड इज इट नेसेसरी कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो बहुत से लोग जो वर्किंग लेडीज हैं वो टैबलेट ले लेती है यूजुअली कि हमें पेन ना हो, पेन रिलीफ के लिए. तो क्या पीरियड्स के जो फर्स्ट 3 days होते हैं उसके अंदर इस तरह से टैबलेट्स खाना अच्छा होता है या हार्मफुल होता है? देखो इट अगेन डिपेंड्स कि पेशेंट की क्या लाइफस्टाइल है, क्या क्या है. अगर तो पेशेंट के अगेन सब फर्टिलिटी के साथ है एंड शी इज गॉट एंडोमेट्रियोसिस और अ फाइब्रॉइड यूट्रस, दैट विल बी अ टेम्परेरी पेन रिलीफ. ठीक है, उसको आना तो हर हालत में डॉक्टर के पास आना है, एंड देन वी मस्ट फाइंड द कॉज कि उसका कॉज क्या है ब्लीडिंग का या पेन का कॉज क्या है. अगर फर्ज करो कि कोई कॉज हमें नहीं मिलता तो उसको हम कह देते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, क्योंकि पीरियड से पहले कभी कभार जो ब्लड फ्लो है टू द यूट्रस वो बढ़ जाता है. जब वो बढ़ जाता है और यूट्रस शेड करता है ब्लीडिंग को, देन कैन कॉज बोथ कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया एंड स्पेज़्मोडिक. मैं मेडिकल टर्म्स यूज कर रही हूँ. कंजेशन का मतलब है कि ब्लड फ्लो बढ़ गया, स्पैज्म का मतलब है कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस ब्लड को निकालने के लिए तो वो पेनफुल होता है. तो टैबलेट खानी चाहिए या नहीं? दे कैन टेक, ऑफ कोर्स पेन रिलीफ तो करना है ना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को. कंसल्टिंग द डॉक्टर? Yes, she should consult नो a सेल्फ doctor. मेडिकेशन? No medication is self-medication is never safe. ओके. अच्छा, एक और मिथ है हमारे यहाँ कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते, और अगर आपको रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आप फॉरन प्रेग्नेंट होते हैं. बट आई हैव सीन माय ओन सिस्टर इन लॉ कि वो थोड़ा स्किप करती थी 6 months 8 months, तो हम बहुत परेशान रहते थे. बट शी गॉट प्रेग्नेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज हैविंग अ बेबी एज वेल. तो क्या ऐसा होता है कि रेगुलर पीरियड्स में आपको देखो प्रॉब्लम होता है? अगेन irregular period if there's a cause for it. ठीक है ना, like the most common cause जो है वो है thyroid diseases, and then again you have the polycystic ovarian disease या prolactin अगर raised हो जाता है उसमें again
क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, सो यू आर स्किपिंग योर पीरियड्स, दैट मीन्स ओवुलेशन नहीं हो रही है। ओवुलेशन का मतलब है ओवरीज अपने टाइम पे जो है वो अंडे नहीं निकाल रही हैं, तो यस देयर विल बी सबफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और पेशेंट कंसीव नहीं कर तो ये सिर्फ पाएगी। मिथ है कि रेगुलर पीरियड से कोई नहीं, ताल्लुक बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इवन दोज हु हैव रेगुलर पीरियड्स नॉट नेसेसरी कि वो लोग फॉरन कंसीव कर जाएंगे। नॉट ऑल साइकिल्स दैट आर रेगुलर, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ओवुलेशन भी हो रहा है इसके बहुत सारी अंदर। इंफॉर्मेशन मिल रही है आपसे सारी बातें करके। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इन चीजों को कंटिन्यू करके हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद डॉक्टर संबल के साथ। वेलकम बैक इन गुड लाइफ गुड वाइब्स। डॉक्टर संबल हमारे साथ हैं और अब हम उनसे डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीओज और हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। PCOS actually, sorry, very sorry to say for the general public, there is PCOS के नाम से आप अपने आप को मत प्लीज आइडेंटिफाई करें, ठीक है? So this is known as a polycystic ovarian syndrome. Very common factors क्या हैं? Both genetic factors and environmental factors. ओके, जेनेटिक फैक्टर्स ये हैं कि बच्ची जब अपनी माँ के पेट में होती है, शी इज कैरिंग द जीन्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द बेबी गर्ल टू द फीमेल्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो गए हैं कि आजकल के ज़माने में लेट स्लीपिंग, बहुत लेट खाना खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड द लेट स्लीपिंग से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं जो कि एक्चुअली आपकी भूख को कम कर रहे होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो इंस्टेड आपको रात में आप जागते हो, आप खाना मंगवाते हो, एंड आई ऑलवेज से कि जो फूड पैंडा है इट हैज़ बिकम अ टेरेबल थिंग स्पेशली अमंग द यंग गर्ल्स, क्योंकि वो लेट नाइट उठती हैं, फूड पैंडा ऑर्डर करते हैं, एंड दिस इज हाउ दे गेन वेट। और सब फास्ट फूड जंक फूड होता है। सारा जंक फूड है, जिसकी वजह से उनकी अपनी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ रही है। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ जो है आपका जो गट है, पेट जो है हमारा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है दैट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अगर हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस हो जाता है। जब आप अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आपका जो गट का जो बैक्टीरिया है वो भी अनहेल्दी हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे। अदर देन दैट you'll be gaining weight, cyclical disturbance, naturally cycle disturbance होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। lot of girls they have excessive hair growth, acne, और इन सब चीज़ों की वजह से एक vicious cycle बन जाती है। And then of course those who are married have got subfertility, and then these women go into severe depression also, क्योंकि एक ये vicious cycle बन जाती so है। what are the three main symptoms that we can identify on the patient of PCOS? First of all, आपका अगर you see that you're gaining lot of weight and you're not able to reduce that weight, and then you find out कि जी आपके बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं बालों, and especially male hair distribution, and then you have acne. तो ये तीन चीज़ें जो हैं प्लस एन अल्ट्रासाउंड एविडेंस दैट यू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इससे हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को वाकई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है कि नहीं है। बट समटाइम्स आवर गर्ल्स आर ओवर इन्वेस्टिगेटेड एंड ओवर ट्रीटेड। Okay, weight gain यस, वेट गेन, and hair growth. हेयर ग्रोथ, एक्नी, एक्नी का मतलब है कि मोटे मोटे चेहरे पे दाने निकल आना, एंड देन ऑफ कोर्स हिर्सुटिज्म यानी बाल निकलना, मेल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड साइक्लिकल इरेगुलरिटी। So there is any like treatment for that? देखो, improving your lifestyle, Okay. improving your eating habits and your sleeping pattern, इन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल along with weight loss, some good exercises, आपका polycystic ovarian But usually disease we जो है, rely on shortcuts ना कि हमने ये टैबलेट खा ली तो PCOS कंट्रोल हो जाएंगे। तो is it necessary कि हमें अपना देखो कोई lifestyle tablets available नहीं है to reduce, there is no such thing as a shortcut for polycystic ovarian disease, you need to work hard for it, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत क्या है कि a good lifestyle, good healthy diet, and of course weight loss. Okay, and what about the kids? आजकल बहुत छोटी छोटी बच्चियां 8 years 9 years ये लोग भी बहुत जल्दी इन लोगों की menstrual cycle start हो रही है। So what's the reason behind it? देखो आजकल की this is a time of social media. सारे बच्चे जो हैं they're always 24/7 on their telephones. They get lot of information from the social media. जितनी awareness होगी, जितनी ज़्यादा they are knowing all these things, एक psyche develop होती है अंदर जो कि brain के साथ काम करती है, and it causes early development of these girls. So there is no myth attached to it. It is one of the reasons कि जितना आप exposure होगा आपका जल्दी, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी maturity होगी, and then you can have an early menarche उसको हम कहते हैं, that means early starting of the menstrual cycle. Okay, so is there any harm in it or it's okay, it's normal? देखो with the tending time
हम लोग कितनी चेंजिंग टाइम्स अपने ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सिंस वी बिकेम टीनेजर्स एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग एंड अब हम बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, so we have started seeing a lot of changes in our lifestyle, so I think it should be taken as a normal thing, nothing to be worried about. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट सब फर्टिलिटी, जिसके बारे में हमारे यहाँ बात करते हुए लोग शर्माते हैं, घबराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा तो ज़्यादातर कसूरवार 90% लोग ख़वातीन को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि हमें कभी मर्द हजरात का भी टेस्ट करवाना है या उनको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है, बिकॉज दे फील कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये भी एक अलमिया है हमारे माशरे का, तो आप उसके बारे में कुछ अवेयरनेस आई थिंक देना हमारे चाहेंगे? मर्दों को बहुत ईगो प्रॉब्लम्स हैं, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, वो अपने आप को शो नहीं करना चाहते कि हमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। द स्टैटिस्टिक्स शोज कि 50% अगर फीमेल का प्रॉब्लम है तो मोर देन 50% जो है वो मेल कॉजेज है फॉर द सब फर्टिलिटी। सो आई थिंक हमें मर्दों को कहना चाहिए कि प्लीज कोई इगोइस्टिक प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। विमेन आर नॉट द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड एंड दे शुड गो एंड गेट दिस टेस्टेड एंड फाइंड आउट उनके अंदर क्या रीजन हो सकता है फॉर द सब फर्टिलिटी। और जो जेंडर रिवील होता है हमारे यहाँ, तो आप करती हैं ऐसा कुछ, बताती हैं लोगों को? जेंडर रिवील तो बड़ा आजकल एक फैशन ट्रेंड है, ठीक है ना? दीज यंग होना गर्ल्स, चाहिए या नहीं आपके? आई थिंक इट शुड बी मोर ऑफ अ सरप्राइज। आई ऑलवेज टेल देम कि जब हम बेबी दे रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं फॉर द पेशेंट, दे ऑलरेडी नो इट। आई सेड आर यू एक्साइटेड? शी सेड ओह आई ऑलरेडी नो इट्स अ गर्ल। सो जो सारी एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाती है। सो आई एम पर्सनली अगेंस्ट जेंडर रिवील। कभी कोई ऐसा पेशेंट मिला है आपको जिसने बहुत तंग किया हो आपको ओटी में, या बहुत पैनिक हो जाती है ना खवातीन, बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं, सब कुछ पहले से जानना चाहती हैं, बहुत सी शोर कर रही होती हैं कि बस अब इस दर्द से हमें आजाद कर दे, तो हाउ यू टैकल देम? देखो, यस देयर इज, आजकल की हमारी यंग गर्ल्स जो है दे आर वेरी पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ज्यादा पैनिक स्ट्रिकन होती हैं। उनको हमें ऑलरेडी मतलब करते ये कि हम एक रात पहले बुला लेते हैं उनको, ठीक है, एंड देन वी आस्क द एनेस्थेटिस्ट कि एनेस्थेटिस्ट उनको थोड़ा सा काउंसिल करें। हम बैठ के उनके साथ उनकी काउंसलिंग करते हैं, वी मेक श्योर दैट वी आर देयर इन द थिएटर विद देम, तो दैट हेल्प्स द वुमेन। आई थिंक हर औरत के साथ हमें टाइम गुजारना चाहिए, थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा टाइम गुजारें अपने मरीजों के साथ तो काफी बेहतरी आती है हमारी। एपिड्यूरल की नीडल देख के कभी किसी ने कहा है कि बस अब मैं नहीं करवा सकती सी सेक्शन में भाग? नहीं होती है ऑफ कोर्स, बट अगेन काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनेस्थेटिस्ट उनको दिखाएं कि देखो तुम्हें बिल्कुल चुभन नहीं होगी, हम तुम्हें पहले थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देंगे ताकि तुम्हारा ब्लॉक हो जाए, तुम्हें सुन कर दें, एंड देन दे इंसर्ट द नीडल। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज। और कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली ने किसी बात पे, कभी ऐसा भी होता है कि स्टिल बॉर्न बेबीज होते हैं तो लोग हमेशा ब्लेम डॉक्टर को करते हैं कि इनकी वजह से हुए हैं, और फिर प्रोटेस्ट करके उनके क्लिनिक्स तोड़ना, हॉस्पिटल में हंगामा हराई करना, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा आई थिंक एक्सपीरियंस? देखो, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है ना, एंड वी हैव टू बेयर ऑल दिस। हमें सुननी भी पड़ती हैं बातें और हमें खामोश भी रहना पड़ता है उनकी वजह से, बिकॉज उस वक्त इतना इमोशनल और इम्बैलेंस आपकी हुआ हुआ खामोशी होता को है। आपका कसूर समझ रहे होते हैं? Sometimes they हाँ? do that, but when we talk to them later on, कुछ मरीज जो हैं वो समझ जाते हैं, मगर हमेशा कुछ मरीज वो हमेशा जिंदगी भर का ग्रज लेके चलते हैं। So I think the best thing is कि उनसे उस वक्त कन्फ्रंटेशन ना की जाए, उनकी बात समझी जाए, उनको बैठ के उनके साथ आराम से उनको तसल्ली दे के उनसे बात। और कितने % चांसेस होते हैं डॉक्टर के आपका मतलब स्टिल बॉर्न जो बेबी होता है वो कितने % ऐसे चांसेस होते हैं कि लाइक अगर आप 10-20 ऑपरेशंस कर रहे हैं ना मंथ, तो उसमें से कितने स्टिल बॉर्न इस तरह का देखो, कोई? द फॉल्ट डज नॉट लाई विद द डॉक्टर ओनली। पेशेंट्स भी हैं हमारे, बड़े केयरलेस हो जाते हैं कभी। अगर आप उनको हफ्ते में बुला रहे हैं तो वो आए नहीं, आपको 15 दिन बाद आ रहे हैं, 20 दिन बाद आ रहे हैं। समटाइम द हस्बैंड्स आल्सो बिकम केयरलेस, जो कि मेरी अपनी एक पेशेंट के साथ हुआ। उसको कहती रही कि मेरे डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसका हस्बैंड 3 दिन तक उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर आया। वाई? देयर वाज नो रीजन, ही वाज एन एजुकेटेड मैन एंड ही डिड नॉट ब्रिंग द, फिजिबिलिटी नहीं थी? पता नहीं उसने क्या समझा। एंड व्हेन द पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल टर्म के ऊपर, शी डिलीवर्ड एन आईयूडी बेबी। मैं रात भर उसके साथ रही, उसको मैंने खुद डिलीवर कराया, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक, उनके जो घर वाले आए, दे वर थिंकिंग दैट जी कोई क्या बात हो गई, अगर गलती हो गई उसके एंड हस्बैंड इट से, वाज द फर्स्ट बेबी इट वाज अ फर्स्ट बेबी, एंड दे वर नॉट केयरफुल? they were not careful about it. So मैं हमेशा रिपेंट करती हूँ उस चीज को कि काश वो ले आते, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है, एंड देन इंशाल्लाह ना। अच्छा, एक और चीज जो सब सास बहुएं जरूर जानना चाहेंगी, वो होता है ना जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो जो सास को अजीज बहू होती है वो उसको तो आराम करने देती हैं, लेकिन जो नहीं अच्छी लग रही होती है उसको देख के कहते हैं हम अपने दौर में तो झाड़ू पोछा लगाते थे, हम सारे काम करते थे, देखो आराम से सारे बच्चे हो गए, है ना, अपनी मिसालें देते हैं। लेकिन सबकी कंडीशंस, आई फील कि एज, कंडीशन और कंसीव करने का टाइम बहुत डिफरेंट डिफरेंट है।
और लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट है, तो आप उन सासों को, उन बहुओं को क्या मैसेज देना देखो, चाहेंगे? प्रेगनेंसी इज अ टाइम जहाँ पे हम कहते हैं ना टेंडर लविंग केयर, टेंडर लविंग केयर की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैं उन माओं से कहती हूँ जो अपनी बहुओं को प्लीज़ अपनी बेटियां समझे और उनको टेंडर लविंग केयर करें। इसलिए क्योंकि देयर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उन हार्मोन्स की वजह से कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको ऊपर बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, सिवियर डिप्रेशन भी हो जाती है उनको। वो आके कभी कभार तो कहती है हमारा सर रोने को दिल चाह रहा होता है। सो दे नीड टू हैव लॉट ऑफ एम्पैथी। मियाओं को भी चाहिए उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उन पर गुस्सा ना करें, बिकॉज दिस इज अ फेज विच वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट दे आर गोइंग तो थ्रू। ऐसा होता है कि आप पेशेंट्स को बेड रेस्ट का रिकमेंड देखो, करते हैं? बेड रेस्ट तो नहीं रिकमेंडेशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, तो वी डू नॉट रिकमेंड कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाए, विच इज नॉट मतलब जरूरत ही नहीं है उस बेड रेस्ट की, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन के साथ वो गुजर रही है जिस पे उसको बेड रेस्ट की जरूरत है। बट प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, यस। कोई भी सास बहू को आराम नहीं करने देते। वी कंटिन्यू दिस, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर सुंबल हमारे साथ हैं, इनसे मजीद बातें करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर सुंबल हमारे साथ हैं और अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारी खवातीन पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जिसकी अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है, ना दी जाती, ना काउंसिल किया जाता। तो उसके अंदर औरत का कितना कसूर होता है और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती देखो, आई थिंक औरत का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगेन दीज आर द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन हर लाइफ। एक बच्चा पैदा हुआ है, माँ जो है रातों को जाग रही है, उसको फीड करा रही है, उसको बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिल रहा, स्नेली है, ठीक है, पूरी हर चीज़ उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए हैं। आजकल उसको वर्ड हम कहते हैं बॉडी इमेजेस। दैट मीन्स उसके ऊपर वजन बढ़ रहा है, शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसके ऊपर सब चीज़ों का बड़ा डिप्रेशन होता है। प्लस जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसको और डिप्रेस कर देते हैं, तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुम तो अपना बच्चा रो ख्याल रहा नहीं होता है रख तो रही कहते है, हैं बच्चा रो रहा कि है, मदर फीड पूरा नहीं हो रहा। यस, ठीक है ना, उसको जबरदस्ती कहना है कि उसको टाइम नहीं देना, द हस्बैंड इज नॉट गिविंग हर इनफ टाइम। सो इन सब प्लस द हार्मोनल चेंजेस विच आर स्टिल देयर, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर, ठीक है। सो आई थिंक ऑल गायनेकोलॉजिस्ट दे शुड काउंसिल द पेशेंट पोस्टमार्टम के अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़ इमीडिएटली सीक हेल्प, बिकॉज कभी कभार ये प्रॉब्लम बहुत डेंजरस भी हो जाती हैं। एंड वी हैव सीन मदर्स दे ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द बेबीज, इट्स नॉट हर फॉल्ट, ठीक है ना, इट इज़ द फॉल्ट विच इज़ गोइंग ऑन विद इन अ ब्रेन्स। शी शुड कम एंड विजिट हर डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स जो है उनको रेफर करेंगे टू अ प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट एंड व्हाट where she मेड should देम be टू डू counseled. दैट? देखो, again it is because of the psychological changes, the hormonal changes which is taking place. It is not her fault. ये जो आपके हार्मोन्स आपके ब्रेन में है ना, वो सारा टिप्सी टर्वी कर देते हैं उसके मूड्स को, and which are responsible for this postpartum psychosis with the patient is developing, and she should continue treatment and seek treatment. उसको कोई ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये पागल हो गई है या कुछ हो गई, वो पागल बिल्कुल नहीं हुई है। She needs to be treated. कभी रोना आता है, कभी बहुत कभी हंसना रोना आता आता है, कभी घर कभी से भागने का उसको दिल घर चाहता है। उसको गुस्सा बहुत आता है। हाँ। हस्बैंड्स कहते हैं कि जी ये तो उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरे पास हर वक्त गुस्सा करती रहती है, ये रोती रहती है। सो प्लीज बी कंपैशनेट विद योर वाइफ। घर और फिर वाले मुझे भी जो लगता है, है कि कुछ हमारे घर की जो सराउंडिंग्स होती हैं कि अभी 1.25 महीना नहीं हुआ, बाहर मत निकलो, ये मत खाओ, वो मत पियो, इससे मत मिलो, बच्चा गोद में मत किसी की दो। तो ये सारी चीजों से भी मुझे लगता है कि थोड़ा आई और थिंक सो, यस, बिकॉज देखो बाहर निकलने में कोई मजाक नहीं है, शी शुड बी एबल टू ब्रेन गो कुछ आउट। घर है अभी भी जो बट 1.25 आई महीने थिंक तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को मना ना करें। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ एंड लेट देम एंजॉय देयर कुछ फैमिली। खवातीन तो नहाने भी नहीं देती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। दे शुड बी एबल टू मेंटेन देयर हाइजीन व्हिच इज वेरी वेरी अब तो इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स भी काउंसिल करते हैं कि आप घर जाके बात ले लें, आप फ्रेश हॉस्पिटल में भी बात दे बेटा देते हम तो हॉस्पिटल से अगर किसी की सर्जरी हो रही होती है तो प्री सर्जरी बात, घर जाने से पहले उनको प्रॉपर बात, और उनको अपनी वुंड हाइजीन, उनको अपनी एपिजियोटमी हाइजीन सब कुछ सिखा के और फिर भेजते उसी हैं। बिस्तर पे ना 1.25 महीने तक ये नहीं सोचते कि वो जर्म्स कितने इंटैक्ट हो रहे हैं आपकी बॉडी सो के साथ, एवरी या डे फिर चेंज है। क्लीनिंग, वॉशिंग देमसेल्व्स और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अहम चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट्स अबाउट सब फर्टिलिटी। जैसे हम इनफर्टिलिटी भी हम कहते हैं, आपने तस्ही की हमारी के सब फर्टिलिटी होती है। तो आई वांट टू डिस्कस अबाउट इट कि उसका रीजन क्या है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि वो इस चीज से फ्यूचर में बच सकें। अच्छा, सब फर्टिलिटी, यस, इट इज अ वेरी कॉमन एंटिटी। एक तो ये है कि देखो गर्ल्स आर मोर इनटू प्रोफेशनल लाइव्स एंड वो अपनी प्रेगनेंसीज को डिले कर रही हैं, ठीक है ना।
Secondly, that we have just discussed, 50% causes are the male causes जिसकी subfertility की involvement होती है, and of course female causes are also there. Then of course there's a psychological impact कि शादी हुई नहीं है अभी और उसको प्रेशर आना शुरू हो गया, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो. Whenever the patients come to me, I always tell them कि शादी क्या तुमने बच्चा पैदा करने के लिए की? You need to know each other. ठीक है, knowing each other is equally important अपनी फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए. So of course फीमेल फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर. और फैमिली को नहीं भी प्रॉब्लम हो ना, हस्बैंड वाइफ को, तो सोसाइटी प्रेशर Yes, इतना होता है this कि is वो what they रोज आपसे say पूछते हैं. कि डॉक्टर साहब सोसाइटल प्रेशर्स बहुत हैं हम पर, that we must have an early pregnancy. So देखो, I always tell them, lead a happy life. Don't be sexually in contact with each other only because you want to have children. Do it because you love each other. जो अगर आपकी इसीलिए सिर्फ अगर आप sexual contact कर रहे हो एक दूसरे To से have a baby. to have a baby, then you are under a lot of pressure. You are under a lot of stress. और वो एक stress hormones release होना शुरू हो जाते, जिससे आपके जो अंडे हैं वो release नहीं होंगे. No. And again, patient will be, subfertility उनको हो जाएगी. So they should be initially a loving couple. Try to meet each other because of love that they have generated amongst themselves. उसके बाद बच्चा खुद ब खुद हो Not जाता है. for the baby, love each other. Yes, they need to love What each about other. the young girls who are like school going? What they have to take for this? आजकल देखो, we should create awareness among the schools by the teachers also कि folic acid जो है वो बच्चियों को 5 मिलीग्राम की छोटी सी पीले रंग की गोली है, that they should start eating that गोली from now on. Okay. तो उससे आपका hemoglobin level? हीमोग्लोबिन तो नहीं, उससे होता है, yes, because of the folate level deficiencies उनकी improvement होती है. प्लस जो प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फोलिक एसिड की डेफिशिएंसीज की वजह से कुछ न्यूरो डिफेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ प्रिवेंशन होती है. और जो गोलियां ना खाना चाहें वो घर में कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो हमारी खाने पकाने जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसमें यूजुअली फोलिक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक छोटी सी गोली है, वेरी वेरी चीप, अगर बच्चियां एक रोजाना गोली खा लें तो आई थिंक इट्स वेरी तो ये इंपॉर्टेंट मिथ फॉर है द कि हम फ्यूचर. चुकंदर खाएंगे तो हमारा खून बन जाएगा? नहीं, चुकंदर में तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोई साख नहीं है, नहीं कोई कलेजी? साख नहीं है. कलेजी भी आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. आई थिंक अमरूद इज अ गुड फ्रूट जिसके अंदर काफी आयरन कंटेंट होता वरना है. जिसके अंदर खून की कमी होती है ना उसको कलेजी खिला देते हैं कि हाँ, तुम नहीं, कलेजी उससे खा लो. कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा ना. अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अमरूद खाने से आपका अमरूद भूख बढ़ता है, आप खजूरें खाएं, खजूरें हैज गॉट वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन. तो आई थिंक दीज आर चीप फ्रूट्स. खजूर तो आप आराम से, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अमरूद भी कोई एक्सपेंसिव फ्रूट नहीं है, अगर आप डेली खा लें तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अच्छा, व्हाट्स द आयरन. आइडियल एज टू कंसीव अ बेबी? वो होता है ना, लोग जल्दी शादी करा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बस 18 to 22 या 25 का ब्रैकेट है. आई थिंक यंगर एज के अंदर मैरिजेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्ची अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उनकी पेल्विक बोन्स डेवलप नहीं है. तो जो भी हमारी इंटीरियर्स के अंदर इसमें बेचारी यंग गर्ल्स की सर्जरीज हो रही होती हैं, दे एंड अप हैविंग सिजेरियन सेक्शंस. ठीक है, एंड सिजेरियन सेक्शन के बाद एक आई वुड से कि बेचारी गाँवों में दूर रहती है, नॉट एबल टू रीच द हॉस्पिटल, इनको फिस्टुलास बन जाते हैं. फिस्टुला का मतलब है कि पेशाब की नाली और जो ब्लैडर है वो एक जगह हो जाता है, वजाना वहाँ से कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन हो जाती है. तो एक अवेयरनेस ये भी पैदा होनी चाहिए कि लेट द गर्ल्स बिकम And मैच्योर. I feel they are not mentally prepared as well to have ऑफ a कोर्स baby, right? मदरहुड के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है वो बच्चियां अभी. वो खुद खेलने कूदने के उनके दिन है ताकि वो खुद बच्चे So it पालेंगी. affects on their body. यस, डेफिनेटली. अच्छा, अभी रिसेंटली एक केस हुआ है हमारे यहाँ, जो एक टिकटॉकर है मरियम, उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. लाइक उनके 2 ट्विंस हैं, उनके 2 बेटे, और उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग ऑपरेशन. तो मैं एक जगह देख रही थी, वहां पे बताया जा रहा था, वो जो होता है कि हम मजीद डिटेल में बताते हैं, तो उसका रीजन ये बता रहे थे कि जब आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है आपके यूट्रस से, तो उस वक्त डॉक्टर्स यूजुअली यूट्रस को रिमूव कर देते हैं. तो जब उनको कहा गया तो वहां से उनकी फैमिली ने मना कर दिया. ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता उसमें कितनी सदाकत है, बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस कि क्या ऐसा होता है कि अगर आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई तो आप फैमिली को काउंसिल करें कि आप इनका यूट्रस रिमूव कर लेते हैं, क्या उस वक्त इतने जल्दी वो लोग वो डिसीजन ले लेते हैं या नहीं लेते, और वो कितना हार्मफुल होता है खवातीन के लिए? एक्चुअली देखो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज. पोस्टपार्टम हेमरेज कैन अकर इन प्रेगनेंसी और बड़ी जानलेवा प्रॉब्लम हो जाती है. आजकल जो है पाकिस्तान में भी इस पे बड़ी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं.
हम बड़ी टीचिंग वगैरह भी कर रहे इन हैं। सिंपल वर्ड्स वो होता है ना, हमने फिल्मों ड्रामों में भी देखा कि बच्चा बच सकता है या माँ बच सकती है, तो वो वाली सिचुएशन क्या होती नहीं, है? ये तो ये होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद होता है। पोस्टपार्टम का मतलब है बच्चा होने के बाद। एंटीपार्टम हेमरेज होता है बच्चा अभी पेट में ही है और माँ को हेवी ब्लीडिंग हो जाती है। तो दोनों के डिफरेंट कॉजेज डिफरेंट होते हैं। पीपीएच होता है कि फर्ज करो ट्विन डिलीवरीज हो रही हैं या पेशेंट को एंटीपार्टम हेमरेज हुआ हुआ जिसमें पहले से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यूट्रस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, या पेशेंट हाइपरटेंसिव रही है, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहा है, या डायबिटिक पेशेंट है जिसमें पानी ज़्यादा था, तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पीपीएच होने के चांसेस हैं। आइडियली द फैमिली शुड बी काउंसल्ड बिफोर हैंड, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर फैमिली काउंसिल नहीं है देन दे शुड बी किसी एक डॉक्टर को उनके पास जाके बैठ के उनको समझाना चाहिए, यस इट इज़ अ लाइफ सेविंग मैनूवर एंड ऑलवेज रिमेंबर मदर कम्स फर्स्ट, ठीक है ना, माँ हमेशा पहले है। तो इस वजह से यस उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है, मगर एक साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे अब पीरियड्स नहीं आएंगे, ठीक है। यूजली यंग एजेस में तो हम ओवरीज को रिटेन करते हैं जो हमें यंग रखती है, बट ऑफ कोर्स उसको पीरियड्स नहीं आएंगे और वो फिर बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। सो इस वजह से ट्राई टू काउंसिल द पेशेंट फर्स्ट। दूसरे मनूवर्स मौजूद हैं जिससे हम कोशिश ये करते हैं कि हम यूट्रस को सेव कर सकें, मगर अगर ये पोजीशन पहुंच जाए दैट वी कैन नॉट सेव द यूट्रस इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, हमें यूट्रस आई फील कि निकालना अब पड़ तो इतना जाता हो है। चुका है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या कुछ इस तरह का हाइपरटेंशन का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम मेडिसिन सॉफ्ट फर्स्ट एड हो सकती हाँ, बट देखो दीज चीज थिंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से पेशेंट्स को झटके पड़ते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कभी कभार, स्पेशली इसलिए कहते हैं अच्छा एंटीनेटल केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जाए और अपने आप को रेगुलरली दिखाए। एंड विंटर के सीजन्स में हम बहुत एक्लैम्सिया देखते हैं। एक्लैम्सिया कहते हैं कि पेशेंट को जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको फिट्स पड़ जाते हैं, ओके। ठीक है। और फिट्स में अगेन टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर sometimes you have to deliver by cesarean sections also. तो there are incidences जब eclampsia के अंदर पेशेंट पीपीएच में जा सकती है। अच्छा, व्हाट अबाउट दोज लेडीज जो आती हैं और आके कहती हैं कि बस हमें तो नॉर्मली बेबी चाहिए, चाहे आप उनको कितना भी काउंसिल कर दें कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है, कुछ और होता है, तो यूजुअली हम होता है ऐसा कि खवातीन बजिद होती हैं कि नहीं हमें नॉर्मल करना, हमारा फिगर खराब हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, हम सी सेक्शन का पेन नहीं ले सकते। तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर संबल, बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं, मैंने ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया था कि हमें नॉर्मल बेबी चाहिए वरना हमारा फिगर खराब हो जाएगा, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उनको कैसे कन्विंस करती हैं कि आपको ऑपरेट करवाना है, सी सेक्शन की तरफ जाना है? देखो पहले से डिसीजन अनलेस एंड अनटिल कि बच्चा उल्टा है, ब्रीच है बेबी, वो तो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि यस दिस बेबी कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू द Normally. वैजाइनल रूट, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और पेशेंट्स अगर ये कहें कि जी आप हर हालत में हमें बताएं, तो वी टेल देम कि बच्चा डिसाइड करता है कि आया वो बच्चे नॉर्मल डिलीवर होंगी कि नहीं होंगी। एंड इट इज़ द लेबर पेन्स, क्योंकि बच्चा खास पोजीशन पे होता है, फिर वो रोटेट करता है। अगर वो रोटेट कर जाएगा तो यस नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और अगर नहीं रोटेट करेगा और उसमें कोई डिस्ट्रेस आ जाएगा, दैट मीन्स कि उसकी हार्ट बीट कम हो रही है या उसके साथ कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सेक्शन करना पड़ेगा। यस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस। लड़कियों के साथ इतना डिफिकल्ट नहीं होता कन्विंस करना, जिनके Family. अपनी फैमिली के साथ कन्विंस करना होता है। अब उसमें मदर इन लॉ भी शामिल है, मदर भी शामिल है, हस्बैंड भी शामिल है, बट इट इज थोड़ी सी काउंसलिंग करके उनको समझा के उनको बाकायदा कभी कभी हमें ड्रॉ करके भी दिखाना होता है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, ये पोजीशन है ये बेबी की। पोजीशन है, एंड देन यू नीड टू हैव अ डिलीवरी डन बाय सिजेरियन सेक्शंस। ओके, तो उनको आपको पहले काउंसिल करना होता है। काउंसलिंग इज वेरी वेरी अच्छा, इंपॉर्टेंट। 11 बार में भी कभी आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है, लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो हमने सुना है कि वो नेक के अराउंड चली जाती है। इट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि ऐसा हुआ है तो हमें सी सेक्शन की तरफ जाना है आफ्टर बेयरिंग ऑल पेन। देखो एक्चुअली आजकल एक चीज होती है, इसको कहते हैं CTGs, दैट इज कंटिन्यूस टोगोग्राफिक। तो पेशेंट जब लेबर में जाती है तो वो हम उसके पेट के साथ अटैच कर देते हैं और उसके अंदर एक ग्राफ बनता रहता है। जब वो ग्राफ होता है, जब बच्चा अंदर से बिल्कुल सही चल रहा होता है, तो वो ग्राफ बिल्कुल सही पिक्चर दिखा रहा होता है। पर अगर हमें लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा डिस्ट्रेस में है या अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि कंप्रेस कर रही है, CDG पे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और उस CDG के थ्रू फिर हम उनको समझाते हैं कि देखो पहले CDG और उसका पेपर ग्राफ निकलता है जैसे ECG है उसकी तरह से, एंड वी एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि देखो पहले ये ग्राफ निकल रहा था,
अब ये ग्राफ निकल रहा है, तो नाउ दिस इज नॉट द राइट ग्राफ, इतनी रीअश्योरिंग सीटीजीज नहीं है ये, तो द पेशेंट नीड्स टू बेटर टू हैव अ सीटीजी, अलॉन्ग विद द सीटीजी जो है उसका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा फॉर द लाइफ ऑफ द बेबी। व्हाट अबाउट द फॉल्स पेन्स, वो जो होते हैं उनको हम कैसे मतलब खुद अपने तौर पे अज्यूम कर लेते हैं लोग कि हमें फॉल्स पेन्स हो रहे हैं? देखो फॉल्स जो पेन्स real का कोई pains हैं। टाइम नहीं है, ठीक है, कभी वो सुबह में आ गए, कभी दोपहर में आ हाउ गए, कैन वी कभी रात आइडेंटिफाई में, दैट कि because they're yes, not regular contractions, ठीक है, जो लेबर पेन्स की contractions हैं they're very regular contractions। पेशेंट को समझाया जाता है कि अगर एक 20 मिनट्स की तुम घड़ी पे नजर रखो, 20 मिनट 20 मिनट्स की घड़ी पे अपनी नजर रखो, और उस घड़ी में तुम्हें 4 कंट्रैक्शंस आ रहे हैं, ईच लास्टिंग फॉर 20 to 25 सेकेंड्स, और उसमें गैप आ रहा है विद अ वेरी रेगुलर गैप ऑफ अबाउट 3 to 4 मिनट्स, इसका मतलब है नाउ यू हैव गॉन इनटू लेबर एंड यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। सो इट्स नॉट अ फॉल्स पेन। इट इज नॉट, दीज आर नॉट फॉल्स पेन्स। अच्छा, बहुत सारी मिथ्स भी हैं, फिर से हम बात करेंगे आपसे इस बारे में। बहुत तरक्की होने के बावजूद भी जब सी सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तो हमारे घरों में या बहुत से घरों में अब तक ऐसा होता है, खवातीन से कहा जाता है कि अब ये मत खाना, तुम बच्चे को फीड करवा रही हो, मिर्चें खाई मिर्चें लग जाएंगी, कोई बादी चीज़ खाई तो बच्चे को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चा किसी वजह से रोता है तो उसको कहा जाता है कि माँ प्रॉपर फीड नहीं करवा रही, इस वजह से ये हो रहा है। अगर डॉक्टर खुद कहती है कि आप फीड ना करवाएं, आप टॉप मिल्क दे दें बच्चे को, तो माँ को कसूरवार ठहराया जाता है कि ये पिलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर से ये ऊपर का दूध लिखवा के आ गई। ये सुनती होंगी आप, हाँ यकीनन, बिल्कुल, ऑफ है कोर्स। ना? तो फिर कैसे हम इन लोगों को बताएं कि ये सब सच भी होता है? देखो, जब वंस द बेबी इज डिलीवर्ड, पेशेंट जो है वो फीड करा रही है, जितना पानी पिएगी उतना उसका फीड बनेगा। अच्छा, एक और पानी से, सॉरी टू कट यू, पानी से ये होता है कि जब मैं खुद फीड करवाने के लिए 2 ग्लास, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सिप सिप करके आप पानी पिए ताकि आप अच्छे से फीड कर, तो मेरी अम्मी कहती थी सी सेक्शन हुआ है, पेट निकल आएगा, मत पियो। तो ऐसा होता है? आई थिंक दीज आर ऑल मिथ्स। ओके। इतना लिक्विड जरूरी नहीं कि पानी पिए, वो दूध भी पी सकती है, वो सूप्स भी ले सकती है, जूसेस भी ले सकती है, जितना वो लिक्विड फॉर्म में लेगी उतना उसका मिल्क प्रोडक्शन होगा। और दिस इज ऑल लाइक अ साइकी, जितना बच्चा माँ का ब्रेस्ट फीड पे सकलिंग करेगा उतना ब्रेन सेंटर्स में वो सिग्नल जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ क्यूमिन जाएगा। वाटर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जीरे का पानी, वो कुछ उबाल के पिलाते हैं, कुछ कच्चा जीरा ही फाक देते हैं कि पानी पी लो, इससे दूध ज्यादा आएगा, क्या ऐसा है? देखो, अगेन आई वुड से कि नो कमेंट ऑन दैट। अगर उससे आ सकता है और उसमें कोई ऐसी चीज है तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग दैट, क्योंकि जीरे में कोई ऐसी खराब चीज नहीं है जिससे माँ या बच्चे को पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ यू लेकिन इट वांट्स डिपेंड्स ऑन योर ग्लैंड्स ना, कि वो प्रोड्यूस देखो कितना कर अगेन रहे हैं milk। माँ, देखो अल्लाह मियां ने सब माँ को दूध पिलाने के लिए ही बनाया गया है कि जैसे वो बच्चे को अपने दूध पिलाएंगी। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें आपको मना किया जाता है कि बच्चे को दूध ना पिलाएं, विच इज वेरी वेरी रेयर एक्चुअली। अब अदरवाइज अब हर कंडीशन में माँ जो है बच्चे को दूध पिला सकती है। जितना पानी पिएगी या जितना लिक्विड फॉर्म में लेगी बच्चे को उतना ही दूध आएगा। टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए, बच्चे को जब भूख लगे उसको दूध पिला दो। यस, बच्चा रोएगा, अगर उसको भूख लगेगी, बच्चा अगर वेट होगा तो वो रोएगा। ये 2 चीजें होती हैं जिसमें माँ को पता होना चाहिए कि यस, बच्चा जो है उसको किसी ना किसी चीज की नीड है। बिल्कुल। गुड क्वालिटी खाना से मतलब है कि प्रोटीन्स खाए वो। अब प्रोटीन्स का जरूरी नहीं है कि जो आपका वेस्टर्न तरीका का प्रोटीन्स है वही खाए, अपने लोकली भी आप अच्छे प्रोटीन्स खा सकते हैं। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए 20 to 30%, कुछ आपके प्रोटीन्स होने चाहिए, कुछ आपके जो है वेजिटेबल्स एंड तो फ्रूट्स फीडिंग होने मदर चाहिए। अगर चने खाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल बच्चे कोई को? प्रॉब्लम ये नहीं है, myth है। बिल्कुल नहीं, वो कोई बिरयानी भी प्रॉब्लम खा नहीं। सकती है। बिरयानी में तो कहती हूँ नहारी खाओ, बिरयानी खाओ, पाए खाओ, और जिस चीज का फालूदा दिल खाने चाहे। से, गोला गंडा खाने से, आइसक्रीम खाने से क्या बच्चे को कंजेशन हो सकता है अगर वो नहीं, फीड बिल्कुल, करवा रही है? एक्सेप्ट फॉर अ मदर जो कि डायबिटिक थी, ठीक है ना, उसको तो हम मना करेंगे कि तुम मीठा मत खाओ ज्यादा, या जिसने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, शी नीड्स टू कम बैक टू हर नॉर्मल साइज, तो उसको अपने मीठे से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बट अदरवाइज शी शुड हैव अ हेल्दी डाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पे आए, आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बताई। वैसे तो ये ऐसी बातें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इस टॉपिक पे डिबेट भी कभी खत्म नहीं हो सकती, ना इन्फॉर्मेशन खत्म हो सकती। बट थैंक्स वंस अगेन टू कम इन आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि मैंने अपना मैसेज सही कन्वे कर दिया एंड आई होगा। होप कि सही लोगों को सही मैसेज मिल गया थैंक यू वेरी मच। आई विश एंड आई होप कि डॉक्टर सुबुल की बातें सुन के आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ क्लैरिटी मिली होगी मिथ्स और रियल जो चीजें होती हैं दुनिया में,
और उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन के अमराज जो कि पोशीदा होते हैं या शायद आप उनको पोशीदा कर देते हैं शर्म के मारे। अगर आप भी इसी तरह के किसी प्रॉब्लम को फेस करें अपनी लाइफ में, तो आप डॉक्टर सुंबुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे उनका नंबर है, आप वहाँ पे कंसल्ट करके अपने सारे फेमिनिन प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपके पास कोई स्किल है या आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम अपने चैनल पे, अपने शो पे आपको वेलकम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड लाइफ गुड वाइब्स।